पीसीसी चीफ कमलनाथ एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। अब उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर राम वन गमन पथ बनाने का वादा कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी कुछ इसी अंदाज में नजर आए थे। ओंकारेश्वर से लेकर महाकाल मंदिर तक राहुल गांधी धार्मिक रंग में रंगे दिखे थे और अब कमलनाथ भी इसी लाइन पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये अच्छे से समझ रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा राजनीतिक तौर पर उससे फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए कांग्रेस खुले तौर पर राम वन गमन पथ को अपने एजेंडे में शामिल करने की बात कर रही है। रामपथ गमन के साथ ही उस समय उन्होंने ओंकार यूनिट का भी कहा था। ओंकार ये मतलब महाकाल और ओंकारेश्वर जो मंदिर है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा था। तो वो उसको शुरुआत करेंगे और जैसा आज कमलनाथ जी ने कहा है, रामपथ गमन हमारी सरकार आएगी तो उसको पूरा करेंगे, अच्छी तरह पूरा करेंगे। वो हमारे लिए एक पवित्र पथ है जिस पथ पर भगवान राम चले थे। इधर कमलनाथ के लगातार चुनावी वादे प्रदेश की जनता से करने पर बीजेपी ने तंज कसा है। राम वन गमन पथ को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने कहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने में कांग्रेस का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और अब कमलनाथ नई वादों की पोटली लेकर निकले हैं और रोज नए ट्वीट कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में रहे और ये बात भी सही है कि जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में एक भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस का हर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है, तो फिर नई वादों की पोटली लेकर कमलनाथ जी निकले हैं। रोज नए ट्वीट करना और उस ट्वीट को के माध्यम से जनता को गुमराह करना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की ऐसी बड़ी लकीर खींचने में लगी है जिसके जरिए बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सके। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने जब जब लीड लेने की कोशिश की है, तब तब नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। अब कमलनाथ का राम वन गमन पथ का वादा 2023 में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाता है, इसके लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हिंदुत्व की होड़। इस समय के परिवेश को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं ही समझ जाएंगे। निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि सनातन परंपरा में हिंदुत्व का रंग कब फीका पड़ा या कब चमकदार हुआ, क्योंकि सनातन यानी चिरंतन, निरंतर बहने वाला, निरंतर चलने वाला। तो वहाँ न फीका है न वहाँ गहरा है, वहाँ एक ही रंग है जिसको कहते हैं चिरंतन सनातन, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये तो हो गई सर दार्शनिक व्याख्या। लेकिन अब आइए भौतिक व्याख्या पर। पठान फिल्म को लेकर बवाल। मध्य प्रदेश से ही आने वाले 3-4 कथावाचक इस समय पूरे देश में धूम मचाए हुए हैं। बागेश्वर धाम की बात कर लीजिए, पंडोकर दरबार तो पहले से ही अपनी ख्याति के साथ थे, और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से लगे सीहोर ज़िले में कुबरेश्वर धाम जो है, वहाँ के पंडित प्रदीप मिश्रा। इनका कहना यानी एक एक लाखों कानों का बहुत ध्यान से सुनना, और जो भी इसको देखता और समझता है। इसीलिए इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होड़ है कि इन कथावाचकों की कथाएं विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के कराई जाए। और विधायक, भैया अंदर की बात है, हम लोग तो नहीं कह सकते कि लाखों रुपए लिए जाते हैं। अब ये हमें नहीं मालूम है कि लिए जाते हैं नहीं लिए जाते हैं, कि ये माननीय जो हमारे कथावाचक हैं ये बिना कुछ लिए दिए ही कथा करते हैं, जो भी हो। लेकिन हर विधायक की होड़ है। और इधर बुकिंग है, जैसे फिल्म सितारों की बुकिंग होती है कि अगर आज आप बुक कराएंगे तो 3 महीने बाद की मिलेगी बुकिंग, 4 महीने बाद की मिलेगी बुकिंग, 1 साल बाद की मिलेगी बुकिंग। इसका मतलब है कि हिंदुत्व का ये जो रंग है ये इस समय चटक है। भारतीय जनता पार्टी से ये सीधे तौर पर जुड़ता रहा है और कांग्रेस से ये नहीं जुड़ता रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना इसका रंग गहरा भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ उतना गहरा नहीं है। तो कांग्रेस इसे गहरा करने में जुटी है, लेकिन कितना गहरा कर पाएगी? अब आप देखिए कि पठान फिल्म को लेकर कांग्रेस की तरफ से ही आपत्ति आई है,
नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर अपनी बात कही है, और आने वाले समय में और न जाने कितने मुद्दे इस तरह के आगे सामने आएंगे, कहना कठिन है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत केंद्रित होगी। सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस राहुल गांधी के प्लान पर ही आगे बढ़ रही है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी से टक्कर लेने में सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस के लिए मददगार साबित होगा? कभी कभी आपको बड़ा एक जैसा लगता होगा कि वही सारे सवाल हैं कि ये हिंदुत्व मददगार होगा कि नहीं, क्या इसी लाइन पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी कि नहीं। क्या करें सरकार, हम लोगों की भी मजबूरी है, हर हफ्ते एक नया विषय लेकर हर दिन आना पड़ता है। हफ्ते की तो बात छोड़िए, तो क्या करें, उसमें कई बार आप कह सकते हैं कि छौक बघार लगाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि क्या ढूंढा जाए। लेकिन यहाँ नया सवाल जो है, इन 3 सवालों के अतिरिक्त ये खाकसार, ये नाचीज़, ये कमक्ल, ये सवाल भी पेश कर रहा है कि क्या कांग्रेस का इस रास्ते पर चलना उसके लिए मददगार होगा, या उसका जो रास्ता था वही रास्ता सबसे बढ़िया है। क्योंकि वही जो कहावत कही जाती है कि दुबे जी चले थे, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और रह गए दुबे जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मूल तत्व तो इंटैक्ट रहना चाहिए। ये सर इस खाकसार का सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। पंकज जी पता नहीं क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं, शायद मेरी उलट मासी पर मुस्कुरा रहे होंगे कि ये भी जो है नाचीज़ कमक्ल क्या क्या बोल जाता है। पंकज जी के बारे में बता दूं, सीनियर लीडर तो हैं ही, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके साथ बढ़िया लेखक हैं, पर्यावरण संबंधी विषयों के बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर हैं, अधिकांश समय भ्रमणशील रहते हैं, पैरों में चक्कर है और मुंह में शक्कर नहीं बोल सकता क्योंकि पत्रकार के मुंह में शक्कर यानी गड़बड़। मनोज जी का भी बहुत स्वागत है, जो इस समय बीजेपी की कार्य समिति के लिए पहुंच चुके हैं कटनी में। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ आते हैं। किस तरह आप देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो दिखता है वो बड़ा सवाल यही दिखता है कि क्या बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो हिंदुत्व का चटक रंग है, कांग्रेस उस पर चलकर अपनी मूल पहचान भी भूल जाएगी, या उसके लिए इस रास्ते पर चलना मददगार होगा? क्योंकि कई बार जब आप अपने मजबूत प्रतिद्वंदी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो आप रास्ते से भटक जाते हैं। जी मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, देखिए, हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व, जब बात बीजेपी की होगी तो फिर बात हिंदुत्व की हो जाएगी, और जैसे ही मुद्दा कांग्रेस का आएगा तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा एक अलग रूप देखने को मिलने लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत क्या पड़ रही है कांग्रेस को। क्या फिर ये समझ आ रहा है कि वो 70% लोग जो अभी तक इस राह पर नहीं थे, या कांग्रेस ये नहीं कहा करती थी, लेकिन बीते 2014 के बाद से चीजें बदली है। राहुल गांधी भी उस तरफ गए हैं, कांग्रेस भी उस तरफ गई, और धीरे धीरे करके अब कुछ ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने राम पथ गमन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया। उस पर भी ये कहा गया कि कांग्रेस के समय उसको लोकार्पित करना था, कांग्रेस ने ये घोषणा की थी, बाद में बीजेपी ने उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन आप उससे पहले जाएंगे, जब हम लोग सियासत की बात किया करते तो उस समय शिवराज जी कहा करते थे कि एक अलग रूप में हम महाकाल को लेकर जाएंगे, यानी हिंदुत्व की बात होगी, राम की बात होगी तो सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। लेकिन अब कांग्रेस जोड़ने का प्रयास जरूर कर रही है, और जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है तो राम वन पथ गमन, हालांकि कमलनाथ एक ऐसे नेता है जो हनुमान भक्त के रूप में जाने जाते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, पर अब जिस तरह 2023 या 24 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से भी। अभी हमने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम खुद शामिल थे, तो उस रूप में भी, उस भगवा रंग में भी उनको रंगते देखा, मंदिर में जाते भी देखा, और वो शिव के सामने जब साष्टांग वो हुए तो वो रूप भी देखा। तो ये रूप पहले कभी कांग्रेस में इस तरह दिखाई नहीं देता था, और इसके पीछे वजह यही नजर आती है कि राम वन पथ गमन को भी हम आगे बढ़ा देंगे और 70% लोगों को नहीं साधा तो फिर रास्ता आसान भी नहीं होगा। बीजेपी से अगर तुलना करें तो ये भी है पंकज जी और मनोज जी और अवनीश जी कि बीजेपी में सभी इसी परंपरा में रंगे हुए नज़र आते हैं, सभी इसके अनुगामी हैं, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब राहुल जी मंदिर आते हैं,
तो मैं ये नहीं कहूँगा बाकी नेता नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह का एक मैं कहूँगा कि बीजेपी का रूप और स्वरूप नज़र आता है, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम टॉप टू नीचे तक आइए आप, उतना कांग्रेस में नज़र नहीं आता। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ इस सोच की, मैं नहीं कहूँगा कि इसकी मुखालिफत या इसका विरोध करने वाले लोग भी कांग्रेस में हैं, लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या कम नहीं है जो मानते हैं कि नहीं, हमें अपना मूल स्वरूप रखना चाहिए, हम जिस स्वरूप के साथ हैं हमें अतिरिक्त प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। खैर, ये सवाल लेकर मैं आऊँगा। बहरहाल पंकज जी किस तरह से देखते हैं हिंदुत्व की होड़ को लेकर? पठान है, कहीं भगवा रंग के वस्त्रों को लेकर आपत्ति है, कथावाचकों का श्रेष्ठ समय है ये कहा जा रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कथाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ कथामृत लोगों तक पहुंच तो रहा है इसी बहाने। किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि एक हिंदुत्व की होड़ है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी की? देखिए शरद जी, यदि होड़ है तो हिंदुत्व है ही नहीं सर। बहुत अच्छी हिंदुत्व की सर मूल अवधारणा जो है वो प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है ही नहीं। सनातन परंपरा क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। और शरद जी, परिवार में तोड़ होती नहीं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं, प्रतिभाएं, क्षमताएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व पर किसी से होड़ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व का बात करती है वो सनातनी हिंदुत्व की बात करती है, जो हमारी आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, किसी जाति धर्म की बात नहीं। और वही नारा दिल्ली की सरकार का, वही नारा मध्य प्रदेश की सरकार का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो शरद जी, होड़ तो समाप्त हो गई। जहां तक विषय कांग्रेस के हैं, या आपने एक चलचित्र का जिक्र किया शरद जी, पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। यदि यह विरोध भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता तो वो राजनीतिक रंग लेता, पर वो सामाजिक रूप धारण कर चुका है। और जिस प्रकार बेशरम रंग के आधार पर भगवा गाने का चित्रण है, मनोज जी दोपहर डुएट में तो उस पर हमारे साथ में और स्पष्ट व्याख्या करी। तो शरद जी, अब मध्य प्रदेश नहीं, देश का जनमानस, मनमानस जागृत हो गया और वो इस बात को लेकर चिंतित है। व्यापक रूप से संवाद है कि जो सनातन हिंदुत्व की परंपराएं हैं उनको अब और आघात नहीं। इस बात की जरूर शरद जी सनातनी में होड़ और प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितने अपने संस्कार संस्कृति की रक्षा कर सकता है। क्योंकि शरद जी, यदि मेरे और आपके संस्कार संस्कृति सुरक्षित नहीं, अवनीश जी भी उसी धर्म के, संस्कार संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो फिर ना धर्म बचेगा, ना समाज बचेगा, ना दल बचेगा, देश को तो क्षति हो ही रही है। यदि राम वन गमन पथ की बात करें शरद जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूँगी, 15 महीने की सरकार थी, यदि 1.5 ईंट भी लगी हो राम वन गमन पथ पर कमलनाथ जी के समय में, तो मैं आग्रह करता हूँ बताएं। हमारी आध्यात्म की मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, 3 बार पिछले वर्ष 2021 में उन्होंने दौरा किया और चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, जहां प्रभु श्री राम का प्रवास रहा, हम सौभाग्यशाली हैं, लंबा प्रवास रहा। चित्रकूट तो कहा जाता है कि रामायण का सबसे प्रभावशाली प्रसंग है, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री भरत का मिलाप। और मैं शरद जी, जितना मैंने रामायण पढ़ा, मुझे लगता है कि सबसे अद्भुत प्रसंग वही है, भरत मिलाप। बाकी सब तो है, अद्भुत है रामायण, पर जैसे, और फिर जो लोग शरद जी प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम नाम का, राम काज का विरोध करते हैं, हिंदुओं को IS और बोको हराम के समान मानने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता, चलिए वो लोग राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। ये इनको शरद जी कहते हैं रंगा सियार। ये अवसर के हिसाब से रंग बदलते हैं और इसीलिए इनको बताना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, मैंने मंदिर बनवाया। भाजपा का नेता शरद जी कभी प्रमाणित स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं। जी, लेकिन आपने 2 बड़ी बातें की, और पहली बात आपने बड़ी गहरी और बड़ी दार्शनिक परंपरा में ओतप्रोत कही कि सनातन परंपरा में कैसी प्रतिस्पर्धा, लेकिन सनातन परंपरा और सियासत दोनों अलग अलग हैं। अगर वही पंकज जी सनातन परंपरा में कहेंगे तो अवनीश बुंदेला जी को गले लगाएंगे और कहेंगे मित्र कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नहीं सर, अभी भी लगा लूंगा, तो प्रिय मित्रवर भाई है ना। लेकिन जहां सियासत की बात होगी तो रंगा सियार, ये कहां चलेंगे? एक भी ईंट लगी हो, एक भी पत्थर लगा हो तो बताएं इनके यहां क्या हुआ, क्या किसने किया। अब यही बड़ा द्वंद्व है साहब हमारा, कि आप सनातन परंपरा में जाएंगे तब कहेंगे कि कौन रिप होए हमें का हानि, सभी ईश्वर के समदृश्य हैं, लेकिन राजनीति की गलियां ये इससे अलग है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। इसको हम सब भी समझते हैं और ये पंकज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस स्टूडियो के बाहर, इस बहस के बाहर बहुत मित्रवत और बहुत प्रेम की मुस्कान दोनों ही चेहरों पर होती है, और यही हमारी शक्ति भी है, ताकत भी है। अवनीश जी, कुछ बातें पंकज जी ने कही कि कमलनाथ जी का क्या योगदान है,
अगर हम बात करें राम वन पथ गमन की, एक भी पत्थर उन्होंने लगाया हो तो बताएं। और दूसरा, आप क्या इससे सहमत हैं कि जिस रास्ते पर आप, अगर मैं मानूं कि बीजेपी, हम माने कि बीजेपी का अनुगमन करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो बीजेपी के पथ पर आपका ये अनुगमन क्या आपको अयोध्या रूपी लक्ष्य तक पहुंचाएगा, यानी सत्ता तक? माफ कीजिएगा, अयोध्या और सत्ता दोनों बहुत अलग हैं। जी सर जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा मध्य प्रदेश के चौथे स्तंभ का, मीडिया का, कि कम से कम रोज जो कमलनाथ जी की घोषणाएं होती उनके विषय में हमको वो अनुग्रहित करता है कि हम यहाँ की चर्चा करें। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और यही मुझे लगता है मध्य प्रदेश की चौथे स्तंभ की खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात आप देखें शरद जी, कमलनाथ जी के 15 महीने की चर्चा मैं वही बार बार कहता हूँ आज तक होती है, 18 साल की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। आप कहते हैं कि राम वन गमन पथ, शरद जी 15 महीने के पहले क्या भाजपा ने कभी इस मुद्दे को 15 साल में टच किया, छुआ? नहीं। क्या 15 साल में भाजपा ने कभी 30 रुपए भी दिए महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार विकास के लिए? नहीं दिए। क्यों? अब क्यों टच कर रहे हैं? क्योंकि अब इनकी मजबूरी हो गई। कमलनाथ जी उस चीज को छेड़ गए हैं। कमलनाथ जी का काम, उनकी कार्यशैली विकास करना, काम करना, तो भाई उन्होंने तो अपना काम किया ईमानदारी से, लेकिन भाजपा अब उस पर, शरद जी मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करके कहूंगा, ये राजनीति कर रहे हैं। आप देखें, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं जहां का रहने वाला हूं ओरछा, शरद जी, वहां पे एक पुल था जामनी नदी पर, वहां कई दुर्घटना हुई, एक साथ 80-80 लोगों की जाने गई उस पुल में। वो पुल का काम भी 15 महीने की सरकार में शुरू हुआ। अब वो पुल बनने वाला है, तैयार हो चुका है। तो आप ये सोचें शरद जी, ऐसे से काम हुए, मतलब कमलनाथ जी के 15 महीने, वो आप कहते काम नहीं हुआ क्या? अभी मैं विश्वास सारंग जी को सुन रहा था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल माफ और कर्जा हाफ, क्या नहीं हुआ? कई सारी चीजें हुई। लेकिन ठीक है, आज आपकी मजबूरी है, जैसे हमने भूमाफियों पर कार्रवाई की शरद जी, आपकी मजबूरी बन गई इस पर कार्रवाई करना। हमने जो मिलावट के खिलाफ युद्ध लड़ा, आपकी मजबूरी बन गई इस पर। आपने कभी इन मुद्दों को नहीं छुआ शरद जी। और सबसे बड़ी बात, हम तो कहते हैं, देखिए, हमें किसी को साबित नहीं करना। जहां तक धर्म की बात है, हम ये मानते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है, हम उसको राजनीति का विषय शरद जी कतई नहीं मानते। भाजपा ठीक है करते, देखिए हम तो ये मानते, जैसे आपने शुरुआत में शरद जी कई सारे महात्माओं का नाम लिया, बागेश्वर धाम का नाम लिया, नितिन महाराज का नाम लिया। शरद जी मैं आपको बता दूं, बागेश्वर धाम की जहां तक बात है, मेरे घर पर भी आए हैं बागेश्वर धाम महाराज। बागेश्वर धाम से हमारे, अगर देखा जाए, छतरपुर जिले के कई सारे जो कांग्रेसी विधायक या कई भाजपा के नेता, सब लोग शुरुआत से जुड़े हैं। लेकिन उसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, क्योंकि जो संत होता है वो किसी का नहीं होता, किसी दल का नहीं होता है, वो सिर्फ एक आस्था का विषय होता है शरद जी। और शरद जी अभी एक बात चल रही कि किसी फिल्म पठान मूवी का, तो शरद जी ये हम भी मानते हैं कि अश्लीलता नहीं होना चाहिए। और मैं तो कई बार कहा है, वेब सीरीज में जितनी शरद जी अश्लीलता परोसी जा रही है वो बड़ी चिंताजनक है। सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप भी ऐसा बोलेंगे नहीं, तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगा कि बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है। पूरा तो सुनिए, लेकिन वो बेशर्म रंग, बेईमान रंग जो है ना, तो मैं कहूंगा शरद जी ये गाने हैं। और सबसे सेंसर बोर्ड किसका है शरद जी? काम किसका है? सेंसर बोर्ड में कौन बैठे? प्रसून जोशी जी बैठे हैं। और किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? केंद्र में कौन है, राज्य में कौन है? शरद जी एक बात तो बस है, ये जो आपने कहा बेशर्म रंग, वो कोई गाना है, मैं कहूंगा एक गाना और आया था पहले, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। शरद जी तो क्या ये गाने से क्या मौसम बेईमान हो जाता है? मुझे इस बात का जवाब दे। मेरे कहने का मतलब है कि फिल्म को, गानों को, संगीत को उसकी जगह रहना। सर जी ऐसे से गाने बने, अगर आप देखें, एक गाना वाला गाया था, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, तो सर जी क्या इश्क कमीना हो जाएगा? मेरा निवेदन इतना है, कृपया करके ये जो चीजें हैं इनको, गानों को छोड़ देते हैं, लेकिन अश्लीलता के कंटेंट पर आपकी आपत्ति, मेरी अश्लीलता के कंटेंट पर देखिए, मैंने शुरुआत से कहा शरद जी, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लीलता पर कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात शरद जी, 30 सेकंड में अपनी वेब सीरीज जो है, वेब सीरीज बिल्कुल बोलिए कि ये जो चित्र है जिसमें हमारे भगवा रंग को बेशर्म रंग दिखाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, वो फिल्म का टीजर है। और टीजर सेंसर बोर्ड से, ना उसको प्रोमो कहते हैं आपकी भाषा में, मीडिया की भाषा में, वो सेंसर बोर्ड से अनुमोदित नहीं होता है। और पिक्चर अभी सेंसर बोर्ड के अनुमोदन तक नहीं पहुंची है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि यदि ये दृश्य सेंसर बोर्ड का विधिवत अभी अप्रूवल नहीं है, ऐसा पंकज जी कह रहे हैं। सर जी अक्षय कुमार के कई सारे गाने में, उस पे हमने मतलब उसमें भी उससे वही कलर पहने थे, तो मेरे सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तुलना भगवा रंग से थोड़ी, मेरा निवेदन है। लेकिन मुझे अचानक एक दृश्य, मनोज, मेरा और भगवा रंग अलग विषय सर, मेरे दिमाग में एक अचानक दृश्य कौंधा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग परेशान है, ये क्या हो गया सर?
ये दोनों एक ही भाषा में बात करते सर, अब हम किधर जाएंगे सर, किधर दरवाजा खटखटाएंगे सर, ऐसा शायद जानी लीवर कहते थे कभी किसी फिल्म में, देखा मैं क्या किया सर। तो ये भी एक बड़ी बात है। अगर ये दोनों का स्टैंड एक हो गया, एक कल्पना और मन में आई कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले दोनों तरफ से राम भक्त मंडलियों का गठन हो गया, हरे राम श्री राम श्री, और जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है। सर ये भ्रम कहां तक ले जाएगा? क्या कांग्रेस ने अब बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस मामले में बीजेपी की कार्बन कॉपी होकर रहेगी? जी देखिए, भ्रम बाहर नहीं है, भ्रम कांग्रेस के भीतर भी है। और जब जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत ही वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आज जब हिंदुत्व की बात होगी तो निश्चित रूप से उन्होंने उस पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी पहचान उस रूप में होती। कांग्रेस की पहचान धर्मनिरपेक्षता के रूप में होती है, जिसकी लगातार हम चर्चा करते रहे, लेकिन हम भटक गए अपनी जगह से। तो हम ना वहां के रहे ना यहां के रहे। तो आज हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर हम है किसके साथ। और आप देखिए, जैसे ही फिर स्वरा भास्कर और तमाम तरह की चीजें आ जाती है तो फिर वही सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर है कहां, आप कहां जाकर खड़े होते। तो हमें लगता है भ्रम दोनों जगह है, भ्रम कांग्रेस के भीतर भी है, भ्रम बाहर भी है, लेकिन जनता समझ रही, जनता किसी भ्रम में नहीं है और सबका भ्रम दूर कर देगी शरद जी। 2023 में ये 18 से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जहां जिसको जाना चले जाइए, लेकिन जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही कि हमें क्या करना है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे। आप देखिए, मुद्दों पर बात ही नहीं होती है। बात आप राम वन पथ गमन की कर रहे हैं, ठीक है, वो बनना चाहिए, वो हमारा भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान रहा है, उसका पूजनीय है, सब लोग जाते हैं, पर आप दूसरे मुद्दों पर क्यों नहीं जा रहे? लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर है कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर, जो 300 वचन पर पिछली बार बात की थी, जो अधूरे छूट गए, उनको बढ़ाने की तैयारी है। तो ये इस तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि राम भी होगी, श्याम भी होगी 2023 में, लेकिन इस बीच में विकास की बात कहीं दिखाई देगी, इसकी उम्मीद जनता कर रही है। पंकज जी, पठान पर भी खूब डिबेट हो जाए, कोई इशू नहीं है जी, सियासत है, जनता की भावनाएं हैं, और ये भी सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की भावना को आहत ना करें, इसीलिए सेंसर बोर्ड जैसे संस्थान है। लेकिन पंडित और पठान जैसी फिल्मों पर बहस खूब कर लीजिए, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे ओझल ना हो, क्योंकि कहीं रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, कहीं पठान पर बहस हो रही है, कहीं किसी और मुद्दे पर बहस हो रही है। लेकिन और जो जनता चाहती है, जो जनता के मन में है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें भावनात्मक तौर पे जनता को, मनुष्य को संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन उसके भीतर की और उसके दैनंदिन जीवन से जुड़ी जो संतुष्टि है, उसके लिए जो आप लोग काम करते हैं, राजनीतिक दल प्रयास करते हैं, उसमें गंभीर प्रयास ओझल ना हो आंखों से। देखिए शरद जी, दो पक्ष हैं, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक, उसको बोले। शरद जी, आज से कुछ वर्षों पहले तक जो हम सोशल मीडिया यानी जो सामाजिक संवाद के माध्यम उतने सशक्त नहीं थे, पर आज सामाजिक संवाद के माध्यम शरद जी बहुत सशक्त हैं। जो वयस्क हुआ उसके पास एक स्मार्टफोन है और उसके पास दुनिया भर की जानकारी है, और जब सामाजिक संवाद तीव्र होता है तो ऐसी चीजें बहुत तेजी के साथ चर्चा में आती हैं और उन पर सामाजिक मन मानस तैयार होता है, जनता भी उसकी चर्चा होती है। और राजनीतिक दलों की शरद जी अब भूमिका बदल चुकी है सर। आप यदि सामाजिक सरोकार से सरोकार नहीं रखेंगे तो आप राजनीति की मुख्यधारा से बाहर हो जाएंगे। आज का समाज ये अपेक्षा करता है कि आप सामाजिक रूप से ज्यादा सक्रिय हैं तो स्वयं राजनीतिक विषयों पर तो एड्रेस कर लेंगे। उत्तर दे दिया बहुत बड़ा, यानी कांग्रेस ठीक कर रही है बिल्कुल। फिर मैं सर बहुत बड़ा उत्तर दे दिया हमको जी। सर उसी बात पर आ रहा हूँ सर, कांग्रेस ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं उस विषय की बातचीत कर रहा हूँ। तो ये कांग्रेस क्या करती है नहीं करती उनका विषय सर, लेकिन आज के दौर में आपको उन विषयों पर जिन पर सामाजिक रूप से, व्यापक रूप से संवाद है, उस पर आपको अपना संवाद, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। आज का समाज शरद जी जागरूक है, वो पूछेगा कि भाई साहब राजनीतिक मुद्दे तो 19.7% की विकास दर है, जीएसडीपी है, सब कुछ है, पर इन बिंदुओं को क्या करेंगे? बिल्कुल। सर मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव बात करेगी। देखिए फिर से कह रहा हूं कि धर्म आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय। और आप देखें राहुल जी शिव भक्त हैं, अगर किसी को कहीं परेशानी है तो बनी रहे। राहुल जी बार बार, जैसे चाहे वैष्णो देवी हो या माउंट सरोवर की यात्रा हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमेशा राहुल जी जाते रहे। कमलनाथ जी सबको मालूम है हनुमान भक्ति, ये साबित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर भाजपा को लगता है तो वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे शरद जी
जो आने वाले चुनाव हैं, जो कमलनाथ जी का काम पिछली बार छूट गया था, जो भाजपा ने जो कहीं ना कहीं जनतंत्र की लूट करके सरकार लूटी थी, तो हमारा प्रयास रहेगा, आदरणीय कमलनाथ जी का प्रयास है कि मैं फिर से वो रुके हुए काम करूं। क्योंकि आप खुद जानते हैं शरद जी कि वो निरंतर दिल्ली की राजनीति में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक फांस है कि हाँ, मैं कुछ मेरे कमिटमेंट थे, काम थे जो मैं नहीं कर पाया, अल्प समय में सरकार चली गई। तो कमलनाथ जी उसी बात को दोहरा रहे हैं। भाजपा के पेट में दर्द होता है तो होता रहे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं है, शुभकामनाएं हैं दोनों को, आप दोनों को। लेकिन मेरे सामने फिर एक बिंब अनायास ही आ गया कि ऐसा ना हो कि अब चुनाव में दोनों ही पार्टियां या तमाम राजनीतिक दल जो हिंदुत्व को या सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं वो इस तरह के टैगेशन के साथ जाएं, फला फला प्रत्याशी शिव भक्त को वोट दीजिए, फला फला प्रत्याशी हनुमान भक्त को वोट दीजिए, फला फला देवी के अन्य उपासक इनको वोट दीजिए, और फला फला भैरव के उपासक इनको वोट दीजिए। ऐसा करने की नौबत मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है कि आपको अपने धर्म को नेम प्लेट की तरह अपनी शर्ट पर या अपने वस्त्रों पर लगाकर चलना पड़े, या आपको ऐसे प्रतीक दिखाने पड़े कि ये देखिए साहब मेरा भगवा दुशाला, मेरे माथे का तिलक और चंदन। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सनातन परंपरा कहती है कि ब्रह्म आप ही है, आप ही हैं ईश्वर के स्वरूप। हमारे यहाँ ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि मैं ही ईश्वर के सदृश्य हूँ, क्योंकि ईश्वर तो भीतर ही है, परमात्मा है जिसको आप कहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे ओझल ना हो, ये विषय अपनी जगह सामाजिक सरोकार के महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद पंकज जी, गंभीर बात कही आपने। बहुत अवनीश जी, आपने भी बहुत गरिमा और सहिष्णुता से बात कही और सुनी। और मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा 15 साल वर्सेस 4 साल। नमस्कार।